हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी-अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे होंगे। हाल ही में पैटर्न एक देखने को मिला है कि अब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसमें कंप्यूटर को सिलेबस में इंक्लूड किया जा रहा है। अभी यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, आपने हाल ही में देखा लेखपाल का जो सिलेबस जारी किया है, उसमें भी कंप्यूटर को ऐड किया है और भी कई सारे जो एग्ज़ाम हैं, उसमें कंप्यूटर को अनिवार्य कर दिया गया है, एक सिलेबस के रूप में उसमें ऐड कर दिया गया है। यूपी ट्रिपल एससी आगे भी कई सारे जो पेपर अभी निकालने वाले हैं, कई सारे नोटिफ़िकेशन आने वाले हैं, उनमें भी यही आशा है कि कंप्यूटर को एज़ अ सिलेबस उसमें इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है? उसका एक प्रॉपर रीज़न भी बनता है क्योंकि कंप्यूटर आज के समय में बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप बिना कंप्यूटर की नॉलेज के, बिना डिजिटल वर्ल्ड में कदम रखे आप किसी भी विभाग में कार्य कर ही नहीं सकते हैं। तो सरकार की भी यही मंशा है कि जो उनके पास जो भी कर्मचारी आ रहे हैं, सिलेक्ट होके आ रहे हैं, जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं, तो उनको कंप्यूटर की एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ताकि वे जो जो भी विभाग में जा रहे हैं काम करने, वहाँ पर उन चीज़ों को एक डिजिटल वे में भी प्रस्तुत कर सकें। तो ये जो लेक्चर होगा उसमें हम कंप्यूटर के बारे में सभी जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे और सारा कुछ एक वीडियो में नहीं होगा, ये पार्ट वाइज़ आएगा जिसमें ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 की वीडियो रहेगी। ऐसे ही समय-समय पर पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम कंप्यूटर के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे, जिससे आपको यूपी ट्रिपल एससी या और भी कोई एग्ज़ाम है जहाँ पर कंप्यूटर एज़ अ सब्जेक्ट उसमें पूछा जा रहा है, जितने भी नंबर का पूछा जा रहा हो, वो या इस वीडियो को कवर करने पे आप उसके जो भी कंप्यूटर के जो सवाल आएँगे, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे जॉइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम चैनल पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने कंप्यूटर के इस लेक्चर नंबर 1। तो आइए शुरुआत करते हैं कंप्यूटर के एक सामान्य परिचय से। कंप्यूटर जो कि कंप्यूट से बना हुआ है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर कंप्यूट शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ है गणना करना। हिंदी में इस कंप्यूटर को संगणक भी कहते हैं। हिंदी में कंप्यूटर को संगणक भी कहते हैं हम लोग, ठीक है? इसका उपयोग बहुत सारे सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। जितने लोग भी देख रहे हैं कंप्यूटर से थोड़ा बहुत जानकारी तो होगी उनको कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी जो डाटा होते हैं उनको प्रोसेस करते हैं, ठीक? उसमें हम बहुत सारे डाटा को प्रोसेस करने का काम करते हैं, ठीक है? साथ ही साथ अगर हम उस डाटा को बना लेते हैं, जैसे हमने कोई फाइल बनाई या कुछ भी डॉक्यूमेंट बनाया, तो उसको स्टोर भी करते हैं, ठीक है? तो प्रोसेस करने का काम करते हैं, साथ ही साथ उसे इकट्ठा करने का यानी स्टोर करने का भी काम करते हैं। इसके बाद देखते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि विभिन्न इनपुट उपकरणों के माध्यम से डाटा ग्रहण करता है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न ऑपरेशन करके आउटपुट डिवाइस के माध्यम से परिणाम को उत्पन्न करता है। मैं इसको शॉर्ट में समझाता हूँ। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर मान लेते हैं एक डिवाइस है जो इधर से आप इसको इनपुट देते हैं, ठीक है? अगर आप इधर से इसको इनपुट देते हैं, ये इधर से आपको आउटपुट दे देता है, ठीक है? तो कंप्यूटर सिर्फ यही एक समरी है इसकी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इनपुट उपकरण के माध्यम से अगर इनपुट डाटा उसको दे रहे हैं तो वो भी किसी उपकरण के माध्यम से ही देंगे, है ना? ऐसे तो नहीं है कि इनपुट आप हाथ डाले और इनपुट दे दिए और उधर से आउटपुट लेना हाथ हाथ डाले उसके अंदर और आउटपुट ले लिया, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ मीडियम होते हैं, कुछ डिवाइसेस होती हैं जिनके माध्यम से आप इनपुट देते हो। जैसे कि आप सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि कंप्यूटर में एक कीबोर्ड होता है, तो अगर आपको कंप्यूटर के अंदर कुछ टाइप करना है, तो आप कीबोर्ड के माध्यम से टाइप करोगे। तो कीबोर्ड पे आप जब कोई भी की प्रेस करते हो, ए, बी, सी, डी जो भी की प्रेस करते हो, वो कंप्यूटर में एज़ अ इनपुट जाता है। तो आप इनपुट देने के लिए क्या करते हो, एक इनपुट उपकरण का यूज़ करते हो। वो इनपुट उपकरण जो है, वो होता है कीबोर्ड, ठीक है? तो वही यहाँ पे है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जो विभिन्न इनपुट उपकरणों के माध्यम से डाटा ग्रहण करता है और सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर के अंदर है, वो सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम के माध्यम से जो हम उसको दिशा निर्देश देते हैं, उसके अनुसार वो फिर से आउटपुट देता है और आउटपुट भी किसके माध्यम से देगा? आउटपुट डिवाइस के माध्यम से देगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई।
इसके बाद कंप्यूटर के साथ जुड़े उपकरणों को सम्मिलित रूप से कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, मेमोरी यूनिट होती है, इनपुट आउटपुट होते हैं और स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। ये सभी एक यूनिट के रूप में काम करते हैं, ठीक है। जब ये सारी एक साथ मिल जाते हैं तब आपका पूरा एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप सिर्फ सीपीयू लेके बैठ जाएं तो फिर आपको सारा कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। आपके पास मेमोरी नहीं है तो फिर आप स्टोर नहीं कर पाएंगे। आप इनपुट डिवाइस नहीं है आपके पास तो आप इनपुट देंगे कैसे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद ही वो एक यूनिट के रूप में, कंप्यूटर के रूप में काम करेगा, ठीक। इसके बाद आते हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज का नाम आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हालांकि मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, लेकिन जानना बहुत जरूरी है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। इसके बाद कंप्यूटर शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था शब्द का, वो अंग्रेजी लेखक रिचर्ड ब्रेथवेट द्वारा द यंग मैन्स ग्लीनिंग नामक पुस्तक में इस कंप्यूटर शब्द का प्रयोग किया गया था। ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं यही हैं चार्ल्स बेबेज। इसके बाद आते हैं हम कंप्यूटर सिस्टम पे। तो कंप्यूटर सिस्टम मैंने अभी पीछे ही बताया कि कई सारे छोटे छोटे डिवाइसेस मिलके कंप्यूटर का एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो यह उपकरण एक समूह है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम जो है वो एक समूह है, एक ग्रुप है जो एक साथ मिलकर डेटा को प्रोसेस करते हैं। अच्छा, कई लोगों का प्रश्न होगा कि ये डेटा क्या चीज है। डेटा, देखिए, जैसे आप किसी को इंफॉर्मेशन देते हो तो हम जैसे हम किसी को दे रहे हैं, हम अपने दोस्तों को दे रहे हैं, या मैं अभी आपको ये ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कंप्यूटर की, तो हम कैसे आपको डेटा दे रहे हैं। आपके पास, मेरे पास माउथ है, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, और आपके पास कान है, आप उससे सुन रहे हो, ठीक है। तो मैं वर्बल रूप से आपको डेटा दे रहा हूँ, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन है मैं वर्बल रूप से आपको दे रहा हूँ, लेकिन कंप्यूटर के पास ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर को आप डेटा कैसे दोगे? आपने जैसे कीबोर्ड की मदद से कोई भी चीजें प्रेस की, तो वो डेटा किस किस वे में आप उसको दोगे, ठीक है। तो डेटा कुछ और चीज नहीं है, वो इंफॉर्मेशन ही है। लेकिन डेटा, कंप्यूटर की भाषा में जो डेटा होते हैं वो अलग लेवल के होते हैं। वो मशीन लैंग्वेज और कई सारी अलग, बाइनरी लैंग्वेज, अर्थमेटिक लैंग्वेज, अल्फा न्यूमेरिक लैंग्वेज, तो वो कई सारे अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं कंप्यूटर के। जैसे हम लोगों की भाषाएं होती हैं, हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर की अपनी भी भाषाएं होती हैं, और उस भाषाओं में वो अपने जो इंफॉर्मेशन है उनको कन्वे करता है। तो डेटा मीनिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये बात डेटा समझ में आ गया कि डेटा क्या चीज है। ओके। अब कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयां होती हैं जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में होता है। सबसे पहले आते हैं इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइस। तो ये क्या होता है, ये वैसी इकाई जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है, ठीक है। बेसिकली इनपुट यूनिट का काम क्या है? इनपुट यूनिट का काम, जो कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर का मेन ब्रेन है या मेन जो यूनिट है, उसको उसको डेटा देना। तो देने का काम कौन करेगा? इनपुट यूनिट करेगी। अब इनपुट यूनिट में कौन कौन से लोग होते हैं? जैसे कि सबसे जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो ये है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड से आप क्या करते हो? जब भी आपको कुछ टाइप करना होता है, जो भी आपको सेंटेंस लिखना है, ईमेल लिखना है, या कुछ भी आपको कंप्यूटर पे टाइप करना है, तो आप यहाँ से इस की मदद से इनको टाइप करते हो और वो चीज कंप्यूटर पे चली जाती है। तो एक तो ये हो गई आपके पास इनपुट डिवाइस, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपके पास एक टच का टैबलेट है, जिससे आप उसमें डिजाइन बना सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं, एक साथ में एक पेन दिया होता है, तो आप उसको अगर कनेक्ट करते हो तो इसके माध्यम से भी आप कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हो। इसके बाद आते हैं हम स्कैनर। ये स्कैनर जो है, इसको आपने कई बार मॉल में देखा होगा। जब आप कोई सामान लेने जाते हैं तो वहां पे बार कोड होता है, तो बार कोड को स्कैन करता है, तो ये स्कैनर होता है। स्कैनर की मदद से उस बार कोड का जो भी डाटा है, वो डाटा वो वहां से लेता है। तो लेने वाला जो भी काम कर रहा है वो इनपुट है, तो वहां से वो बार कोड को, डाटा को लेता है, कंप्यूटर में वो डाटा फीड होता है। उसके हिसाब से उसका जो भी आपने सामान, जो प्रोडक्ट खरीदा है, उसकी डिटेल्स उनके सिस्टम में आ जाती है। ऐसे ही माउस है, माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस है। माइक है, माइक में आप बोलते हैं तो फिर वो अंदर उसके जाके वॉइस जहाँ पे रिकॉर्ड होती है वहां पे जाके वो चीज स्टोर होती है, आप उसको अपने हिसाब से उसको यूज करते हैं।
जॉयस्टिक भी गेम खेलने में जॉयस्टिक आप इससे इंस्ट्रक्शन देते हो, इनपुट देते हो कि हाँ मूव करना है, इधर राइट मूव करना है, लेफ्ट मूव करना है, तो ये वैसी चीज़ है। तो इनपुट यूनिट क्या चीज़ है, इनपुट डिवाइस क्या चीज़ है, आप समझ गए। बेसिकली बहुत अगर आसान भाषा में समझाऊँ तो जो चीज़ से जिस भी डिवाइस से आप कंप्यूटर को डाटा दे सकते हो, यानी कि कंप्यूटर जिससे डाटा ले रहा है, वो है इनपुट डिवाइस। बात समझ में आई? कंप्यूटर जिससे डाटा ले रहा है वो है इनपुट डिवाइस। ठीक है, माउस से डाटा ले रहा है, माइक से डाटा ले रहा है, कीबोर्ड से डाटा ले रहा है। तो अगर पूछा जाए कि ये चार ऑप्शन दे दे और कहा जाए कि इनमें से इनपुट डिवाइस क्या है, तो आपको ऐसे ही देखना है कि कंप्यूटर जिससे डाटा ले रहा है वो इनपुट डिवाइस। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेकंड नंबर पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होती है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी आप इनपुट डिवाइस देते हो, अच्छा इसमें एक माइक्रोचिप, ये देखिए ये एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है। तो माइक्रोचिप होने का मतलब क्या है, उस माइक्रोचिप में कई सारे हमारे दिशा निर्देश उसमें फीड रहते हैं। आपको सिलेक्ट करना होता है कि आप क्या करवाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने इनपुट दिया ए और बी, इन दो दो इनपुट दिए मैंने। अब जो ये माइक्रोचिप है इसके अंदर मैंने सबमिशन का जो कमांड है उसको सिलेक्ट कर दिया कि इन ए और बी को हमें सम करना है। ठीक है, तो अब सम करेंगे, उसके बाद आप क्लिक करेंगे तो ये ए और बी को सम करके हमें इंफॉर्मेशन जो है उसको प्रोसेस करके दे देगा। मान लीजिए ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 2 है, तो वो सम करके 4 और 2 को जोड़ेगा, जोड़ के 6 बना देगा। ठीक है, अब तो इसीलिए इसको कहते हैं, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन का काम है, ठीक है ना, ये कैलकुलेशन का काम जो प्रोसेसिंग का काम है, ये तो मैंने बहुत सिंपल सा बताया है कि सम करने का है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कंप्यूटर करता है। तो इसलिए बहुत आसान भाषा में बताना था, इसलिए मैंने बताया कि सम करने का, जोड़ने का जो काम है, तो वो ब्रेन की मदद से ही होता है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर का ब्रेन, या कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित भी करता है, या इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। इनपुट, सिंपल सी बात है, इनपुट को लिया उसने, प्रोसेस किया, फिर जो रिजल्ट निकला उसको आउटपुट, जो रिजल्ट निकला वही तो आउटपुट हुआ ना, तो इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। या इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलाकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। ठीक है, मतलब ये वही चीज है मैंने पहले ही बताई कि इनपुट यूनिट, सीपीयू और आउटपुट यूनिट, इन तीनों से मिलकर ही एक कंप्यूटर का पूरा सिस्टम बनता है। यहाँ पर देखिए, आप जब किसी एक प्रॉपर कंप्यूटर को आप देखते हैं तो फिर यहाँ पर सीपीयू इस तरह से कुछ आपको दिखाई देता है, जिसमें ऊपर डीवीडी राइटर, यूएसबी पोर्ट, कई सारी चीजें लिखी होती हैं इसी में। तो इसी में इसके अंदर ही एक माइक्रोचिप भी होती है, और इसके अंदर और भी चीजें होती हैं, तो वो माइक्रोचिप एज अ प्रोसेसर की तरह काम करता है। यहाँ पर आप देखिए, आप, ये सीपीयू है पूरा हमारा। ठीक है, ये हमारा पूरा सीपीयू है। ठीक, अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें हमारे पास एक कंट्रोल यूनिट होती है, एक अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होती है, इसको शॉर्ट में एएलयू भी बोलते हैं, और एक होती है मेमोरी यूनिट। अगर पूछा जाए कि सीपीयू के कितने भाग होते हैं, तो हम कहेंगे 3 भाग होते हैं सीपीयू में, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में 3 भाग होते हैं। एक कंट्रोल यूनिट, दूसरा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, चीजों को कंट्रोल करता है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करता है कि ये जो जोड़ घटा, जो भी ये प्रोसेसिंग वाला काम है, वो अरिथमेटिक यूनिट करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट करता है। मेमोरी यूनिट क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी। मेमोरी यूनिट में 2 टाइप की होती हैं, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या करता है, देखो दोनों हैं तो मेमोरी ही, लेकिन प्राइमरी मेमोरी क्या करता है, जैसे हमने इनपुट दिया 4 एंड 2, तो अब इसको जोड़ने, 4 को और 2 को, ये कहीं पे इसको सेव नहीं करना है, लेकिन 4 एंड 2 को कहीं तो रखेगा ना, वो किसी दिमाग में तो रखेगा 4 एंड 2 को, तभी तो उसको जोड़ के वो 6 बनाएगा। ठीक है, तो वो कम समय के लिए प्राइमरी मेमोरी को यूज करता है, और जो भी उसको इनपुट मिला है, अगर उसमें मान लीजिए कि ऐसा बोल दे कि आप पहले ऐड करिए, फिर जो निकल के आया रिजल्ट उसमें 2 से गुणा करिए, फिर ऐसा करिए, तो बीच के कई सारे स्टेप आ जाते हैं ना, तो वो बीच के जो कैलकुलेशन के जो चीजें आएंगी, जो रिजल्ट आएंगे, उनको प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करता है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी क्या चीज है, सेकेंडरी मेमोरी एक परमानेंट मेमोरी टाइप से होता है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी की तरह होता है। आपका जो फाइनली रिजल्ट आया, आप उसको सेव करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए आपने कोई पीपीटी बनाई,
आप उसको सेव कर देना चाहते हो आप, तो वो सेकेंडरी मेमोरी में आप उसको परमानेंट सेव कर सकते हो। ठीक। हालाँकि शायद मेमोरी के बारे में हम लोग आगे के पार्ट में भी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इतना समझते हैं यहाँ पर कि आपने इनपुट दिया, इनपुट किसे देंगे हम लोग? सीपीयू को देंगे और सीपीयू क्या करेगा? प्रोसेस करके सारा कुछ यहाँ से प्रोसेस करके सीपीयू क्या करेगा? आउटपुट दे देगा, आउटपुट बना देगा। अब आउटपुट जैसे इनपुट मीडियम कोई एक माध्यम होते हैं जिनके माध्यम से आप सीपीयू जो है वो डाटा को लेता है, वैसे ही सीपीयू ने आउटपुट बना तो दिया, रिजल्ट बना तो दिया, लेकिन अब उसको बाहर रिप्रेजेंट भी करना है तो वो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से वो बाहर रिप्रेजेंट करता है। फिलहाल अभी सीपीयू के बारे में देखते हैं। तो सीपीयू में मैंने बताया 3 पार्ट होते हैं, एक अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है एएलयू, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। देख लेते हैं इसको। इसका उपयोग अंकगणित और तार्किक गणना में होता है। मैंने बताया था जोड़, घटा, गुणा, भाग, इस तरह की जो भी चीजें हैं उसमें इसका यूज होता है। ये ब्रेन होता है ये, ठीक है, ब्रेन होता है। अंगणित गणना के अंतर्गत जोड़, घटाव, गुणा, भाग इत्यादि और तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना, हाँ ना इत्यादि आते हैं। उसके बाद कंट्रोल यूनिट, ये कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है और कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर इत्यादि, ये प्रोसेसर होगा, प्रोसेसर इत्यादि के सारे गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है। इसके बाद लास्ट जो इसका तीसरा पार्ट होता है मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी में क्या है कि यह डेटा और निर्देशों को संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। मैंने आपको समझा ही दिया, संग्रह करने का, स्टोर करने का काम करता है। इसे मुख्यतः 2 वर्गों प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित किया जाता है। जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डाटा और निर्देश का संग्रह प्राइमरी में होता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद में उपयोग होने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने में होता है। मतलब एक बार अगर आप प्रोसेस में है चीजें, तो प्रोसेसिंग के बीच में जो वो मेमोरी कहीं तो स्टोर होगी ना, ऐसे हवा में तो नहीं हो रही होगी। तो वो उसके लिए प्राइमरी मेमोरी का यूज करते हैं और जब बन जाता है, जब चीजें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, तब उसको जब स्टोर करना होता है तो वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक। तो हमने क्या-क्या पढ़ा कंप्यूटर सिस्टम में? सबसे पहले हमने पढ़ा इनपुट यूनिट, उसके बाद हमने पढ़ा सीपीयू यूनिट। अब इनपुट इनपुट से जो भी इनपुट डाटा था सीपीयू में चला गया, सीपीयू ने अपना जो भी दिमाग लगाया और अरिथमेटिक यूनिट जोड़, घटा, गुणा, भाग जो भी करना था उसको करके उसने रिजल्ट बना के दे दिया। अब रिजल्ट का जो उसको रिप्रेजेंट करेगा वो कौन करेगा? आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट के बारे में देखते हैं। वैसी इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर उसे यूजर को समझने योग्य बनाता है। ठीक है। अब जैसे कि मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर क्या करेगा? जो भी रिजल्ट आएगा वो इसी मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो ये हमारा क्या हो गया? आउटपुट यूनिट हो गया। या फिर जैसे जो भी रिजल्ट आया आपने उसको प्रिंटर में कनेक्ट किया और कहा कि हमें एक प्रिंट निकाल के दे दो, तो ये जो प्रिंट निकल के आएगा ये भी हमारा क्या हो गया? आउटपुट यूनिट। या फिर हमने कोई ऐसी म्यूजिक बनाई या कोई ऐसी धुन बनाई या कोई ऐसी ऑडियो बनाई कि हमने उसको स्पीकर में कनेक्ट कर दिया, तो वहां से ये स्पीकर के थ्रू आप इसको सुन सकते हैं। ये भी हो गया आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर लगाते हैं कई बार हम लोग, जैसे मान लीजिए कोई फिल्म है या कोई वीडियो आपने बनाई और उसको आपको सबको दिखाना है, आपने इधर पर्दा लगाया और वहां पे प्रोजेक्टर को लगा दिया, तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस हुई। प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन हेडफोन और स्पीकर तो समझ ही गए होंगे, हेडफोन भी सेम चीज है। हेडफोन आप प्लग करें और जो भी म्यूजिक है या जो भी चीजें हैं वो आप इससे सुन सकते हैं। तो सीधी सी चीज है, वैसी इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर यूजर को समझने योग्य बनाता है, उसको आप लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक। इसमें एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसा कि हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होती है जो एक आउटपुट का रूप है ना? उसमें से जब आप उसमें पिन दबाते हैं या फिर आप अपना एटीएम कार्ड देते हैं तो एक एक रसीद निकल के आती है, तो वो क्या है? वो एक आउटपुट डिवाइस है ना? क्योंकि वो आपको एक आउटपुट निकाल कर दे रही है, आपको उसमें आपका बिलिंग सारा डिटेल लिख के आता है। इसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर के कार्य। तो कंप्यूटर का बेसिकली 4 कार्य हैं, डेटा कलेक्शन, डेटा स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा आउटपुट। डेटा कलेक्शन का मतलब है जो भी आपको डेटा देना है, मान लीजिए आज उसको प्रोसेस करवाना है या कल करवाना है, जो भी करवाना है, तो डेटा कलेक्शन का काम रहता है कि डेटा कलेक्ट कैसे करेगा। अच्छा, डेटा कलेक्ट करने के लिए भी जैसे प्रिंटर या स्कैनर का मैं बताता हूँ। स्कैनर है, आपने स्कैनर को कनेक्ट कर दिया तो अब डेटा कलेक्ट कर रहा है स्कैनर। वो बार कोड के माध्यम से अगर कुछ डेटा कलेक्ट करना है तो फिर वो बार कोड को स्कैनर के माध्यम से कनेक्ट करेगा कंप्यूटर में और वो डेटा जो होगा वो कलेक्ट करेगा। तो इसलिए एक काम तो हो गया इनका डेटा कलेक्शन का। इसके बाद डेटा स्टोरेज। अगर मान लीजिए कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन आई है, कोई फाइल आई है या कुछ भी डेटा है, आप उसको स्टोर करना चाहते हैं, तो वो काम हो जाएगा डेटा स्टोरेज का।
तीसरा डेटा प्रोसेसिंग, मैंने बताया सीपीयू ये काम करता है। तो डेटा प्रोसेसिंग मतलब जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है सॉफ्टवेयर की मदद से वो प्रोसेस करेंगे, जो भी आप कमांड देंगे वैसा वो प्रोसेस करने का काम रहेगा। तो ये भी हो गया कंप्यूटर का काम। चौथा जो लास्ट काम है वो डेटा आउटपुट, यानी कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करवा लिया, आपका रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट को आउटपुट के माध्यम से, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से अपने यूजर को देना है। यूजर मतलब हम जो इंसान चला रहा है कंप्यूटर को, या जो इनपुट दे रहा है और जो आउटपुट की इच्छा रख रहा है, वो है यूजर। तो यूजर ने इनपुट दे दिया, कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करके उसको आउटपुट वापस यूजर को आउटपुट दे दिया। कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर आज के समय में तो कंप्यूटर हर जगह उपयोग हो रहा है। ऐसी कोई जगह बची नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का उपयोग है नहीं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी, स्कूल कॉलेज में हर जगह कंप्यूटर का यूज हो रहा है। एज अ सब्जेक्ट तो यूज हो ही रहा है, लेकिन साथ में एज अ यूटिलिटी भी यूज हो रहा है ना। कई सारे जो लैब है, साइंस एंड टेक की लैब है, उसमें यूज हो रहा है। जो भी असाइनमेंट है, कई सारे ऑनलाइन असाइनमेंट होने लग गए हैं, प्रेजेंटेशन होते हैं। वैसे ही वैज्ञानिक अनुसंधान में, रिसर्च के केस में भी ये सब चीजें होती हैं। रेलवे और वायुयान, ये रिजर्वेशन तो आप लोग देखते ही हैं कंप्यूटर से। रेलवे ऑफिसेज में आप लोग चेक करते होंगे, वहां पे जो भी टिकट बना के वो लोग देते हैं, तो वो भी कंप्यूटर के थ्रू ही बना के देते हैं, है ना। इसके बाद बैंक में देखिए, बैंक में भी सारा जो भी आपका अकाउंट है और उसकी जो भी प्रोसेसिंग होती है, वो सारी चीजें आपकी कंप्यूटर से ही होती हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर बात करें, तो चिकित्सा में भी आजकल कंप्यूटर की मदद से ही बहुत सारी मॉनिटरिंग होती है, कई चीज़ें होती हैं जो उससे मॉनिटर करते हैं। डिफेंस के क्षेत्र में भी हम लोग अब कंप्यूटर का यूज़ करने लग गए हैं, रक्षा के क्षेत्र में। कंप्यूटर की मदद से ड्रोन फैसिलिटी हो गई या सैटेलाइट चीज़ें हो गई, उन सबको कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं। इसके बाद अब बात करें कि प्रशासन में, तो प्रशासन में भी आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे। कहीं भी जो भी फाइल होती हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको हम लोग ऑनलाइन माध्यम से यूज़ करते हैं। जैसे अभी ये फॉर्म ही भर रहे हैं, तो फॉर्म हम लोग वेबसाइट पे भर दे रहे हैं, ऑनलाइन नोटिफिकेशन आपके पास आ जा रहा है, आप वेबसाइट पे जाके उस वहाँ पर फॉर्म भर देते हैं। नहीं तो पुराने समय में आप लोग पोस्ट ऑफिस में जाके वहाँ पर भरना होता था, पोस्ट ऑफिस कुरियर करना होता था। इसके बाद हम बात करते हैं व्यापार में। व्यापार में भी आजकल कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया है। ट्रेडिंग हो, बिज़नेस हो या फिर स्टॉक मार्केट हो, हर जगह कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। संचार में, यानी कि कम्युनिकेशन बेस पे तो हो ही रहा है, क्योंकि बहुत सारी ईमेल हैं या और भी अदर साइट्स हैं जहाँ पर आप लोग कंप्यूटर का यूज़ करके कम्युनिकेशन प्रोसेस करते हैं। इसके बाद मनोरंजन में, तो मनोरंजन में भी कंप्यूटर का तो बहुत ज़्यादा यूज़ है। कई सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ऐसे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, कई सारे यूट्यूब चैनल हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कंप्यूटर के माध्यम से ही उसको सफल कर पाए हैं। तो देखा जाए कि कंप्यूटर के उपयोग, आज हम बिना कंप्यूटर के उपयोग के रह ही नहीं सकते हैं। वो ज़माना चला गया कि हम कंप्यूटर के बिना रह सकते थे, पर आज नहीं रह सकते हैं। आप स्टूडेंट लाइफ़ में चलिए नहीं रहते हैं, लेकिन आप जब जॉब में आएँगे तो आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। और इसीलिए इसी को ध्यान में रखकर ही सरकार ने कंप्यूटर को उस सब्जेक्ट में, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें सब्जेक्ट में ऐड ऑन किया गया है। कंप्यूटर के इस पार्ट 1 में बस इतना ही। ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अपने सजेशन ज़रूर बताएँ, और जो भी डाउट हैं या जो भी आप पूछना चाह रहे हैं और जो भी ऐड ऑन करना चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से ये सजेशन हो कि इस चीज़ को ऐड करें, वो सभी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएँ। मैं उसका रिस्पॉन्स ज़रूर दूँगा, और जो भी ऐड करने लायक होगा उसको, और इसको ऐड करूँगा, और भी इम्प्रूव करके मैं अगली बार पार्ट 2 में लेकर आऊँगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ आपके साथ वाले जो भी दोस्त हों, जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उससे मुझे हेल्प मिल सके और मुझे और भी ज़्यादा सजेशन मिल सकें कि मैं इसमें क्या और इम्प्रूव करूँ और क्या ऐड ऑन करूँ, जो आप लोगों के डाउट हैं उनको मैं सॉल्व कर सकूँ। ठीक है? तो मिलते हैं पार्ट 2 पे बहुत जल्दी। पार्ट 2 मैं लेकर आऊँगा, और पार्ट 2 में हम लोगों की मुलाकात फिर से होगी। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, डिसिप्लिन मेंटेन रखें, टाइम टेबल फ़ॉलो करें, और जब एग्ज़ाम आए तो झंडे गाड़ दें।